हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम जमील अख्तर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। हम देखते हैं कि रोटेशनल मोशन और सिस्टम ऑफ पार्टिकल में क्या है, इस चीज़ को जानेंगे आज। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में हमने इसको मोशन को हमने कैटेगरी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपको जो हैगा यानी मोशन को हमने पहले इस चीज को कुछ बात आपको दिमाग से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको ताकि कंफ्यूज ना हो, तो उस बात को हमने क्लियर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मोशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक आपका ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और आपको दूसरा आपको जो है रोटेशनल मोशन। थर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। हम ये तीन चीज पूरी मैकेनिक्स में डिपेंड करता है। ट्रांसलेशन मोशन भी जानना जरूरी है, उसके कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पर आपको यूज पड़ेगा। रोटेशनल मोशन तो है ही, फिर इसी को दोनों को कंबाइन करके आपको बनाया जा रहा है रोलिंग मोशन बनेगा। जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन का मतलब किसी बॉडी का मैन का चलना, किसी साइकिल का मूव होना, ये सारे की आपको जो है ये ट्रांसलेशन मोशन हो जाता है। मतलब वो मूव करेगा, वो स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, दैट इज द ट्रांसलेशन मोशन होगा। मतलब स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, दैट इज द ट्रांसलेशन मोशन कहा जाता है। लेकिन आप रोटेशनल मोशन उसको हम डिफाइन करते हैं। रोटेशनल मोशन का मतलब अपने फिक्स एक्सिस में क्या करेगा, आपने रोटेट करते रहेगा। जिस तरह से आपको कहा जा सकता है आप कीजिए कि आपको एक रोटेशनल मोशन भी है, जैसे पंखा एक क्या होगा अपने अपने एक्सिस पे क्या करता है, वो अपने रोटेट करते रहता है, दैट इज आपको जो रोटेशनल मोशन कहा जाता है। अब इसी तरह से अगर हमने कॉम्बिनेशन इसका कॉम्बिनेशन कर लिया जाए, जैसे कि आपको मान लीजिए बाइक या साइकिल, जो साइकिल जो मूविंग हो रहा है, साइकिल तो आपको जो एक साइकिल की व्हील जो हो रहा है, वहां पर व्हील में क्या कर रहा है, वो आपको रोटेशनल मोशन में बन रहा है, साथ साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। मतलब दोनों को कॉम्बाइन करके आपको क्या बन जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन बन रहा है। मतलब अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और फिर एक्स एक्सिस भी क्या करेगा, आप ट्रांसलेशन मूव करेगा। जैसे पंखा केवल रोटेशनल मोशन है, पंखा को हम क्या नहीं कह सकता हूँ, वो उसका आपको रोलिंग मोशन का नहीं कहा जा सकता हूँ, या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उसका एक्स एक्सिस फिक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस मूव नहीं करेगा। जबकि साइकिल या बाइसाइकिल या आपको कार, उसकी क्या एक्स एक्सिस क्या करता है, वो आपको क्या करेगा, अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट तो व्हील रोटेट करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस भी कैसे मूव करेगा, एक ट्रांसलेशन की तरफ मूव करेगा। इसलिए इस चीज को कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन मोशन कहा जाता है। हम इस चीज को फिर इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपको हमने डिफाइन करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को पहले डिफाइन करने के लिए पहले हमने मास मोमेंट को देख लेते हैं। मास मोमेंट जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कोई एक मास यहाँ पर m बॉडी मास है, और इसमें से इस चीज को इसकी पोजीशन बताना है किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रेफरेंस पॉइंट से, ये आपको जो एक आर्क वेक्टर के फॉर्म में बताएगा, इसके मास जो हो जाएगा, ये आपको जो सेट क्या मास ऑफ मोमेंट को इंडिकेट करेगा, एंड मास ऑफ मोमेंट को इंडिकेट करेगा, m आर्क वेक्टर को इंडिकेट करेगा। और जिसकी असाइनमेंट हो जाएगा, मास का असाइनमेंट किलोग्राम हो जाता है, इसको हमने एस यूनिट में लिखेंगे, एस यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर बन जाता है। इसका सीजीएस यूनिट की बात कर लिया जाए, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा,
सीजीएस यूनिट इज क्या हो जाएगा, किलोग्राम का ग्राम बन जाता है, मीटर का सेंटीमीटर बन जाता है। और ये आपको जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी में हमने देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फार्मूला इज क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशनल फार्मूला m होता है और लेंथ का l होता है, ml हो जाता है। हम इस चीज को दिखाते हैं और इसकी जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन अलोंग r वेक्टर, मास मोमेंट का डायरेक्शन अलोंग r वेक्टर। हमने इस चीज को तो पता चल के मास मोमेंट क्या है और वेक्टर क्वांटिटी है, हमने इस चीज को कंपलसरी है, हम इसी चीज को मास मोमेंट जैसे समझ में आ जाता है तो हमने उस चीज को क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं। जैसे कि सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास, आइए सेंटर ऑफ मास, जैसे कि ऐसे आप आ जाइए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ एलोंग द आर वेक्टर में देखा, अगर इसमें से अगर मान लीजिए बहुत सारे पार्टिकल है, जैसे कि सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर आपको कोई मास m1 है जिसकी डिस्टेंस r1 है, दूसरी मास m2 है इसकी डिस्टेंस r2 है, अगर कोई मास m3 है और इसकी डिस्टेंस r3 है, हम इसको मास मोमेंट निकालना है या इसी चीज को सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए आपको जो है पहले आपको जानना होगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास क्या है, इस चीज को पहले हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने के लिए आपको सेंटर ऑफ मास इट इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज बॉडी, एक लार्ज बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा एक पॉइंट के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाएगा। और ये टोटल इसका जो होगा, टोटल जो मास जो होंगे एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होंगे और वो पॉइंट रियल भी हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई बॉडी है यहाँ पर, इसकी क्या आपको सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। जब अगर एक यूनिफॉर्म एक आइडेंटिकल आपका जो बॉडी हो जाता है तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, वो आपको क्या हो जाएगा, आपको जो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। लेकिन कोई बॉडी मास m1 है और दूसरा बॉडी मास m2 है, अगर इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहीं पर आपको जो इसके मिड यहाँ कहीं ना कहीं इसके पॉइंट आपको मिलेगा, यही आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ये दैट इज द एक रियल पॉइंट नहीं है, दैट इज द एक इमेजिनरी पॉइंट है, जबकि इसको रियल पॉइंट कहा जा सकता है। रियल पॉइंट आपको केवल सिंगल बॉडी के लिए किया जा सकता है, लेकिन इमेजिनरी पॉइंट आपको जब किसी 2 या 3 या मोर देन 2 या 3 बॉडी के आपको कहीं पर भी आपको इमेजिनरी पॉइंट हो सकता है। इससे हमको क्या कहें, सेंटर ऑफ मास को डिपेंड करते हैं। सेंटर ऑफ मास को हमको रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर से, आर को वेक्टर इक्वल्स टू लिखा जाएगा समेशन ऑफ मास मोमेंट बटे टोटल मास। अब यहाँ पर आपको मालूम चल गया समेशन ऑफ मास मोमेंट। मास मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 बटे क्या हो जाएगा m1 टोटल मास m1 m2 प्लस क्या होगा m3 बनेगा। इसी प्रकार हम इस चीज को शो आपको बहुत सारे हो सकता है, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो सकता है। अगर इसी चीज को हमने किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इस फॉर्म में लिखूंगा जिससे कि समेशन ऑफ m1r1 इस वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका i = 1 से लेकर आपको कहां से तक जाएगा, m तक जाएगा, बट टोटल मास समेशन ऑफ m i = 1 से लेकर m तक चलेगा। इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात कर लिया जाए, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट 2 kg मास है जिसकी कोऑर्डिनेट आपको 2, 3, 1
आपको ये होंगे, जिसको मीटर में होगा। दूसरी चीज का आपको दूसरा मास 3 kg होंगे। अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट 1 2 1 मीटर में होंगे, अगर थर्ड 1 kg और इसके क्या होगा कोऑर्डिनेट 1 2 होंगे। इसकी आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। कब सेंटर ऑफ मास को आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास आपको निकलना है कि समेशन ऑफ m1r1 वेक्टर बाय टोटल मास क्या हो जाएगा mi के बराबर होता है। तो हम इस फार्मूला से हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास में निकालने के लिए क्या लिखते हैं कि m1r1 प्लस क्या हो जाएगा m2r2 प्लस m3r3 लिखते हैं, बटे टोटल मास m1 प्लस क्या लिखेंगे m2 प्लस क्या हो जाएगा m3 लिखा जाएगा। अब इसी चीज को क्या करेंगे हम डिफाइन यहाँ पर लिखते हैं। आइए आप यहाँ पर देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपको लिखा जाए m1 मीन्स क्या है 2 kg 2 इंटू आपको यहाँ पर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2i कैप प्लस क्या लिखेंगे 3j कैप प्लस क्या लिखेंगे k कैप लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, फिर आपको जो है 3 इंटू 1i कैप प्लस j कैप 2j कैप प्लस k कैप प्लस 1 इंटू 1i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब यहाँ से हम देखेंगे टोटल मास 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप होगा प्लस 3 इंटू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप होगा प्लस का 1 इंटू i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप होगा। आप इसी चीज को क्या करेंगे टोटल i के साथ j के साथ k के साथ क्या करेंगे हम उसको एडिंग करेंगे। 2 टू द 4 3 1 3 और 4 7 1 8 मतलब क्या 8i क्या हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 3 जा 6 3 2 जा 6 6 6 12 और 1 1 12 1 13 i के j क्या हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 और 2 5 1 3 1 2 जा 2 5 2 7 क्या होगा k क्या बटे क्या हो जाएगा 2 3 5 1 6 लिख सकते हैं। इसी चीज को क्या 8/6 i कैप लिख सकते हो प्लस 13/6 j कैप लिख सकते हो प्लस 7/6 k कैप लिख सकते हो। इसी को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 8/6 को काट के आपको जो है 4/3 आएगा और यहाँ पर 13/6 आएगा, यहाँ पर 7/6 आएगा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरह हमने क्या कर सकते हैं हमने सेंटर ऑफ मास को हमने फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सेंटर ऑफ मास को क्या करता है अगर फाइंड आउट हो जाता है तो उसको उस बॉडी को हमको रोटेशन करने में क्या हो जाता है आपको आसान बन जाता है। मेरा यहाँ से आपको जो है इस तरह हमने क्या करेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से, जिसको रोलिंग मोशन में आपको आसान हो जाएगा। जिसको मतलब है कि आपने यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अगर फाइंड आउट हो जाता है किसी बॉडी को रोटेशन करने में आसान बन जाता है। अब यहाँ पर हमने इस चीज को सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करने के लिए मालूम चल गया। हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिर आपको आगे कैसे आपको एक यूनिफॉर्म रॉड होंगे तो उसका हमको सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसे कि आपको डिस्क होगा रिंग होगा इस तरह का आपको जो है यूनिफॉर्म होंगे या वेरिएबल भी होगा तो फिर भी हम उस चीज को क्या कर सकते हैं हमने उस चीज को सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट किया जा सकता है। ये था केवल डिस्क्रीट मास के लिए आपको जो सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट किया था और एक आएगा आपको जो कंटीन्यूअस मास के लिए आपको जो क्या है उसको सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।